नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वह बड़ी प्रसिद्ध किताब और सामान्य सी किताब है। जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के जमाने के जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वे संभवतः इस किताब से परिचित ही होंगे। यह किताब है जापान के लेखक हेक्टर ग्रासिया और फ्रांसिस मेरेल्स द्वारा लिखी हुई इकिगाई। यह किताब दरअसल एक प्रकार से प्रेरणात्मक पुस्तक है और यह किताब जिंदगी जीने के तरीके के बारे में बताती है। यह केवल जिंदगी के तौर तरीके, जो आदर्श तौर तरीके हो सकते हैं या जो आदर्श तौर तरीके हैं जीने के, और जिसे सफल तरीका माना जा सकता है, उसके बारे में बात करती है। इसे दो लेखकों ने मिलकर लिखा है और दोनों दो स्थानों पर रहते थे और लिखने से पहले आश्चर्य की बात है कि वे दोनों कभी आपस में मिले नहीं, बल्कि एक दूसरे के लेखन से जरूर परिचित थे। यह किताब यूं शुरू होती है कि जीवन का आदर्श तरीका क्या हो। यह जो तनाव का दौर है, जो डिप्रेशन और स्ट्रेस और तमाम भागदौड़ की जो जिंदगी है, इसमें एक सफल जीवन के तरीके को, सफल जीवन की राह को की तलाश कैसे की जाए। तो उन मेथोडोलॉजी, उन तकनीकों पे, उन विधियों पे किताब बात करती है और बड़ी ही हल्की फुल्की और सामान्य तकनीक या सामान्य विधियों द्वारा यह पुस्तक जीवन की, या कहें कि जीवटता और लंबी आयु, या कहें तनाव मुक्ति और सफलता, उनके मानकों को तय करती है। जो व्यक्ति करना चाहता है, जो व्यक्ति का मूल है, एक वह होता है जो समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है, और एक वह होता है जिसकी दुनिया को जरूरत है, और एक वह होता है जिसके लिए आपको पैसे मिलते हो। उदाहरण के तौर पर मुझे गिटार बजाने में रुचि है, लेकिन मुझे उसके पैसे नहीं मिलते, मेरा जीवन उससे चल नहीं सकता, और दुनिया को बहुत सारे गिटार बजाने वालों की जरूरत नहीं है। मुझे जिस काम के पैसे मिलते हैं और मैं जो करना चाहता हूं और जो दुनिया चाहती है और जिसमें मैं अच्छा हूं, इन सबों के बीच काफी फासला है, काफी गहराई, काफी एक खाई है, और इससे ही हमारे जीवन में एक उथल पुथल, एक तनाव और एक परेशानी की स्थिति पैदा होती है। तो इन सारी चीजों के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। तेज भागती तकनीकी और जीवन की गति को कैसे संतुलित किया जाए, जिसमें कि हम तनाव मुक्त भी रहें, हमारा जीवन भी सफल रहे, हमारे रिश्ते सफल रहें, और हम हमारे जीवन की जो प्रत्याशा है वह भी अधिक हो।
उनके बारे में यह किताब बात करती है। और वैसे भी जापान को विश्व के उन देशों में गिना जाता है जहां की जीवन प्रत्याशा अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है, और वह देश कई तरह की समस्याओं और झंझावातों से गुजरता हुआ वह बार बार उठ खड़ा होता है। वह एक प्रकार से मानव की जीवटता का साक्षात प्रमाण है, वो उदाहरण है। चाहे वो हिरोशिमा नागासाकी के पर हुए परमाणु हमले की बात हो, या फिर लगातार भूकंप के झटकों की बात हो, इन सबों के बावजूद वह बार बार उस देश ने जिस प्रकार अपने आप को खड़ा किया है, और वहां के लोगों में जो एक जीवटता है, वह शोध का विषय तो है ही। तो इस लेखक ने, हेक्टर ग्रेशिया और फ्रांसिस मिरेलस ने, वहां के एक द्वीप ओकिनावा जिसका नाम है, वहां के निवासियों पर, वहां के निवासियों की जीवन शैली को आधार बनाते हुए जीवन के कुछ सूत्र बताते हैं। और वे केवल ओकिनावा ही नहीं, बल्कि विश्व के 5 ऐसे द्वीपों की बात करते हैं, 5 ऐसे अलग अलग द्वीपों के निवासियों की बात करते हैं जहां की जीवटता अधिक है, जहां पे लोग अधिक तनाव मुक्त रहते हैं, और उसे वे 5 ब्लू जोन्स कहते हैं। वे द्वीप हैं ओकिनावा जापान, सर्डिनिया इटली, लोमा लिंडा कैलिफोर्निया, और निकोया पेनिनसुला कोस्टा रिका, और इकारिया ग्रीस। लेकिन इन 5 में इन्होंने मूल रूप से ओकिनावा को केंद्रित करते हुए यह किताब लिखी। ये किताब इन्होंने मूल रूप से 11 अध्यायों में बांटा है, और इन 11 अध्यायों में उन्होंने जीवन के अलग अलग पहलुओं पर बात की है, जिसमें पहला पहलू है कि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आप कैसे अपने आप को अधिक युवा रख सकते हैं, अपने आप को, चाहे वो ख्यालों से हो, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो। दूसरा अध्याय इस बात पर बात करता है कि आप कैसे एक लंबी और खुशनुमा जिंदगी जिएं, और तीसरा इस पर बात करता है कि आप लंबी जिंदगी जीने के लिए अपने एक पर्पस, अपने एक गोल, अपने एक लक्ष्य को कैसे तलाशें, कैसे समझें कि यह आपके जीवन का एक उद्देश्य है, हो सकता है यह है, और अपने कार्य के दौरान जो फ्री समय है, लीजर टाइम है, उसे अपने ग्रोथ के लिए, अपने जीवन की तरक्की के लिए आप उसका कैसे इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो वैसे लोग जिनकी जीवन प्रत्याशा अधिक है, जो अधिक जीवन जी रहे हैं, उनके जीने के क्या तरीके हैं, उनके विजडम के क्या तरीके हैं, और खुशी को जीने वाले लोग जिनके यहां खुशी का सूचकांक अधिक है, जिनके जीवन में उल्लास ज्यादा है, आखिर वे कौन से ट्रेडिशंस या कौन सी परंपराएं अपनाते हैं, वे ऐसा क्या करते हैं। और जो लोग ज्यादा खुश हैं, जिनके जीवन में ज्यादा उल्लास है, जिनके पास जीवन जीने के अच्छे तरीके हैं, जिनके जीवन की अवधि ज्यादा है, वे आखिर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और उनसे हमें क्या सीखना चाहिए। इसके अलावा वे कौन से एक्सरसाइजेस, कौन से व्यायाम, कौन से योगा करते हैं, और इसके अलावा हमारे जीवन में अगर तनाव हो, स्ट्रेसेस, तो हम उसे कैसे मैनेज करें। तो इन चीजों के लिए एक एक अध्याय में इस लेखक ने कई सारी थेरेपीज, कई सारे तरीके बताए हैं। यह किताब मूल रूप से 3-4 दर्शनों पर, 3-4 सिद्धांतों पर टिकी है, जो जापान का
जापान के मूल में जो दर्शन है, जैसे ताओइज्म है, कन्फ्यूशियनिज्म है, बौद्धिज्म है, स्टोइसिज्म है, तो इन सब सारी दर्शनों में जो जीवन को लेकर जो नजरिया है, जो जीवन को लेकर जो दृष्टिकोण है, उसका निचोड़ है यह किताब। इसमें ज़ैन फकीरों की कहानियां हैं, ज़ैन फकीरों की विधियां हैं कि कैसे वे जीवन को समझने के तरीके इन्होंने बताए हैं। तो उन विधियों में सबकी बात करना यहां संभव नहीं है, उसके लिए आपको इस किताब से गुजरना होगा। लेकिन आप जब एक यूथफुल बॉडी चाहते हैं, आप अगर एक हमेशा जवां रहने का मस्तिष्क चाहते हैं, तो आप किस प्रकार आप अपने आप को हमेशा चेतन रख सकते हैं। एक युवा मस्तिष्क के लिए, एक तरोताजा रहने वाली मस्तिष्क के लिए या फिर शरीर के लिए आपकी जीवनचर्या कैसी हो। आपके पास अगर स्ट्रेस है तो वह स्ट्रेस आपको किस किस स्तर पर नुकसान पहुंचाता है और आप उस स्ट्रेस से कैसे उबर सकते हैं, चाहे वो होशपूर्वक माइंडफुल रहने की तकनीक हो, हर काम को, हर कार्य को करते समय यह समझना कि आप क्या कर रहे हैं, या फिर आपको कौन सा खाना खाना चाहिए या कैसे आप खाएं। जैसे जापान में यह बड़ी प्रचलित है कि आप छोटे छोटे तस्तरियों में खाना खाएं ताकि आप कम खा सकें। तो बहुत ऐसी हल्की फुल्की बात है जिसे आप एक कोई सिद्धांतवार रूप में समझाना मुश्किल है, लेकिन बिंदुवार रूप में कई चीजें उन्होंने बताई हैं, और कई टेबल्स के माध्यम से, वेन डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, कि आप जब कोई काम कर रहे हैं तो आप काम करने के लिए या फिर काम करते समय कैसे आप अपने आप को तरोताजा रख सकते हैं, चाहे वह टहलने की प्रक्रिया हो, या फिर आप कहीं चलते हैं तो आप सीढ़ियों का प्रयोग करें, क्या एस्केलेटर का प्रयोग करें, क्या खाएं, कितनी देर में खाएं, इन तरह की चीजें हैं इसमें। इसके अलावा आप अपने जीवन का उद्देश्य कैसे तय करें, आप कैसे समझें कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है, इसके लिए भी कुछ बातें इन्होंने बताई हैं। कुछ मोरिटा थेरेपी और कई सारी थेरेपीज की इन्होंने बात की है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को किस प्रकार तय करते हैं, उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं या फिर आपको क्या करना चाहिए, और किस प्रकार आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और जीवन में तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं, जीवन में आप अपने भावनाओं का प्रबंधन कर सकते हैं। हेक्टर ग्रेशिया और फ्रांसिस मिडलेंस की इस किताब में यह भी बताया है कि आप जब आपके पास किसी तरह के इमोशंस आते हैं तो आप उनको दबाएं नहीं, उनको सप्रेस नहीं करें, बल्कि क्योंकि वह आपके सप्रेस करने से वह दमित नहीं होगी, बल्कि वह किन्हीं न किन्हीं तरीकों से किसी न किसी प्रकार से वह आपके जीवन में दखल देगी ही, वह आपको परेशान करेंगी ही। इसलिए उन इमोशंस को बजाय दबाने के या बजाय नियंत्रित करने का आप उन्हें ऑब्जर्व करें, आप उन्हें समझें कि वह इमोशंस क्या हैं, और वह धीरे धीरे वह इमोशंस नियंत्रित हो जाएंगी और आप उससे सही दिशा दे सकेंगे। फिर इसके आगे वे उन चीजों पर भी बात करते हैं कि आपको कौन से योगा करने चाहिए, और योगा के पोस्चर्स बताते हैं। फिर वो कौन सा भोजन आपको करना चाहिए, कौन सा पेय आपको लेना चाहिए, इस तरह की ही सामान्य बातें इसमें हैं। लेकिन इन सामान्य बातों के बीच यह बताना जरूरी है कि यह किताब मूलतः आपको जीवन जीने के नजरिए विकसित करती है। इसमें एक बात जो मैं पहले भूल गया, यह बड़ी जरूरी बात इन्होंने बताई है कि अब जो एक जीवन में अब जो हमारे पास एक चुनौती है, तकनीकी की चुनौती, चाहे वो मोबाइल फोन की चुनौती हो, चाहे वो
कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट की चुनौती हो कि हम किस प्रकार अपने जीवन में उन चीज़ों को इन्वॉल्व करते जाते हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेस और तमाम समस्याओं का सामना करते हैं, या फिर हमारी जो वर्किंग का जो स्टाइल है, वो जो सिटिंग पोस्चर और हम बैठकर जो काम करते हैं, उससे जो हमारे जीवन में एक परेशानी का वह जो सबब बनती है और हमें तमाम तरह की समस्याएं, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो तनाव हो, चाहे वह शारीरिक अन्य शारीरिक समस्याएं हो, तो इनसे कैसे उभरें और आप किस प्रकार काम करते समय आप कितने समय का लीजर लें और आप किस प्रकार उन समस्याओं से बच सकते हैं। और वो जो तकनीकी समस्या है, चाहे वह मोबाइल की समस्या हो, चाहे वो अन्य तकनीकों की समस्या है, उसके बारे में लेखक कहते हैं कि हमारे समय में ये एक भ्रांति चल पड़ी है कि जो मल्टीटास्किंग लोग हैं कि काम भी कर रहे हैं और मोबाइल भी इस्तेमाल कर ले रहे हैं और कंप्यूटर पर नोटिफिकेशंस भी देख पा रहे हैं या कुछ और भी काम कर पा रहे हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन ये कहते हैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं। उन्होंने पूरी तरीके से एक चार्ट बनाकर बताया है कि वह किस प्रकार से यह जो मल्टीटास्किंग की भ्रांति है वह हमारी क्रिएटिविटी पे, हमारे काम पर प्रभाव डालती है, हमारी प्रोडक्टिविटी पर प्रभाव डालती है। तो ये बताते हैं कि किस प्रकार आपको इनसे दूरी बरतनी चाहिए और इनसे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं या हो सकते हैं, और फिर वह इनसे दूरी बरतने के तरीके भी बताते हैं कि आप सोने से कितनी देर पहले आप मोबाइल चलाना छोड़ दें, या फिर आप जब कोई काम कर रहे हैं तो आप अपने काम पर किस प्रकार केंद्रित हों, सिंगल टास्किंग हो, मल्टीटास्किंग होने की भ्रांति से बचें, क्योंकि कोई भी मल्टीटास्किंग हो नहीं सकता। एक साथ अगर आप 4 काम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की कई सारी चीजें बताते हैं और फिर वो उन जीवन के तनाव से निकलने के बारे में बताते हैं। फिर जो वह नेचर के करीब जाने की बात करते हैं कि वह अगर आपको आपकी जीवटता को बढ़ाना है, आप जीवन में स्ट्रेस कम करना है, आपको जीवन के तरीके को सुधारना है, तो फिर आपके जीवन में व्यायाम की भूमिका कितनी होनी चाहिए, आपके जीवन में खाने और पेय पदार्थों में विशेष रूप से किन किन, चाहे वो अलग अलग बात करते हैं, ग्रीन टी की भूमिका क्या हो, तो फ्रूट्स की भूमिका क्या हो, फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स वगैरह वगैरह, बहुत छोटी छोटी बारीक बातें इसमें कही गई हैं। तो अगर आप जीवन को समझना चाहते हैं, जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हैं, जीवन की अन्य समस्याओं से परेशान है, जीवन में यह समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने पैशन को, अपने मिशन को, अपने प्रोफेशन को, अपने वोकेशन को कैसे मैनेज करें, तो यह किताब आपके लिए मुफीद है। बहुत ही हल्की फुल्की और पतली सी किताब है। अगर आप इससे गुजरना चाहें, अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहें, तो यह किताब जरूर पढ़ें। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगले किसी सेशन में किसी विशेष किताब के बारे में चर्चा करें, तो हमें जरूर बताएं। हम अगले सेशन में, अगले वीडियो में उन पर जरूर बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।